तो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, बीच में बात नहीं करेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक बात को। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये। इस पे 100% बोर्ड में क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके समझेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी सारी चीजें। देखिए, ये मैं आपको नोट्स भी दूंगा, जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे होंगे, ये जो पीडीएफ है ले सकते हैं 9813646268 पे व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट क्या है कि जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। a1x प्लस b1y प्लस c1, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या, बात को समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी बच्चों, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। और साथ ही साथ एक और लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं या जनरल फॉर्म, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड होगी। ठीक है, अब जो आज की क्लास है वो आपको ये बताएगी कि क्या आप सिर्फ इक्वेशन देखते ही ये बता देंगे कि भाई सॉल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा, कि या तो वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक। और अगर लाइनें पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। और अगर लाइनें कोइंसाइड करे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास का ये पर्पस है। अब बिना सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइनें ओवरलैप करेंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनको जज करते ही अब मैं इससे कंपेयर करूं, हमारी जनरल फॉर्म पहली इक्वेशन की क्या है, a1x। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो मेरे a1 की वैल्यू क्या आई, 1। और सेकंड इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो मेरे a2 की वैल्यू क्या आई, 1। फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1। मेरे b1 की वैल्यू क्या आई, 1। सेकंड इक्वेशन जो x माइनस वाई माइनस 1 है, उसमें y के साथ माइनस 1 है, उसमें y के साथ बच्चों क्या है, -1। तो मेरे b2 की वैल्यू क्या आई, इट्स नॉट b2, इट्स b2, इट्स -1। नाउ थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -7, तो इसको मैं c1 कह देता हूं। और सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है -1 है, इसको मैं c2 कह देता हूं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो यूनिक करेगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, इनकी रेशियोज लेनी है हर बार। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में 1 है, और इसमें भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसको मैंने a1 बोला, इसको मैंने कोएफिशिएंट को क्या बोला, a1 a2। रेशियो लेनी है इनकी, लो a1 बाय a2 क्या आया बच्चों बताना, 1/1। तो ये तो 1 आ गया। अब चेक करो b1 बाय b2 क्या आया, प्यारे बच्चों b1 क्या था, b1 तो 1 ही था, लेकिन b2 क्या था बच्चों, a1 बाय a2 b1 बाय b2, ये निकाल लिया। अब एक काम करो, c1 बाय c2 निकाल लो। जब आपने c1 बाय c2 निकाला तो c1 क्या है बच्चों, -7, c2 क्या है बेटा, -1, तो ये 7 आ गया। ठीक है, अब अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा कि भाई यूनिक कैसे पता लगता है बिना सॉल्व किए, और बिना सॉल्व किए कैसे पता लगता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या बिना सॉल्व किए कैसे पता लगता है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। उससे पहले आप एक अपने दिमाग से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी जानते हो।
कि सपोज हमें ना पता होती, जो आज मैं कंडीशन बताने वाला हूँ वो ना पता होती, तो हम सॉल्व करके देखते हैं ना। एक इक्वेशन क्या थी बच्चों, x प्लस वाई 7 के इक्वल, और एक इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई 1 के इक्वल। तो नॉर्मली सॉल्व करना तो आता ही एलिमिनेशन से आपको। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2x, y से y कट हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 कहीं भी पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब ये दोनों लाइनें कि कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ कहाँ पे कट करेगा बच्चों, 4 3 पे। और क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो कैसे सॉल्यूशन हुए, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये तो मुझे सॉल्व करना पड़ा, ये तो मुझे क्या करना पड़ा, इनको सॉल्व करना पड़ा एलिमिनेशन वाले मेथड से। क्या मैं बिना सॉल्व किए बता सकता हूं कि एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा? उसका रूल लिख लो प्यारे बच्चों। यूनिक सॉल्यूशन का आपने रूल लिखना है। ये देखो मैंने आपके जो नोट्स बनाए हैं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये रूल, a1 बाय a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। क्या बोला, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो पक्का लाइनें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। पक्का कहीं ना कहीं लाइनें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और उस बात को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। उस बात को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। और जब एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इनफाइनाइटली पे कट करती हैं तो भी उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और एक पॉइंट पे कट करती है तो भी उसको कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना। कंसिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा, कम से कम। तो वो एक यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो कभी एग्जाम में इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट आ जाए ना, तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। और बच्चों यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू। तो आपको c1 बाय c2 रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको ये पता ही लग गया कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय, आपने आप इसी क्वेश्चन में देखो a1 बाय a2 की रेशियो क्या आ रही थी, और b1 बाय b2 की रेशियो क्या आ रही थी। तो क्या यही तो हो रहा है, a1 बाय a2 1 आ रहा है, b1 बाय b2 सॉल्व करके -1 आ रहा है, क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये तो यही कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में मैं क्या कहता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो एग्जाम में इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट वर्ड से बहुत बच्चे हिल जाते हैं। एग्जैक्टली वो होता क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो जाए तो लाइनें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है बच्चों। और ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, कि कोई सॉल्यूशन ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, कोई सॉल्यूशन ही ना हो। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो एग्जैक्टली होगा क्या, लाइनें कहीं कट नहीं करेंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती क्या है, कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, और वो जो रेशियो है c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। क्या आएगा बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी 6x प्लस 4y इक्वल टू 33। ये लिख दी मैंने। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और 6x प्लस 4y माइनस 33। अब मेरे को ना एक काम करो, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू बताओ। a1 कितना है जल्दी बताओ, 3। a2 कितना है, b1 कितना है बच्चों, b2 कितना है, b2 c1 कितना है बच्चों,
और C2 कितना है? ये पहले तो इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर कांस्टेंट टर्म एक ही साइड है, मतलब दोनों उस तरफ है, तो इसको C1 को 11 क्या देते और C2 को 33 क्या देते? बात एक ही थी। क्योंकि रीजन क्या है, जब आप रेशियो लोगे तो माइनस से माइनस साइन कट होके 11/33 रहना इफेक्टिवली। तो या तो दोनों कांस्टेंट टर्म उधर हो, या लेफ्ट हैंड साइड हो, या फिर राइट हैंड साइड हो, एक तरफ हो। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पड़ी है और एक इक्वेशन में फिर C1 C2 की वैल्यू गलत आएगी। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है? तो या तो आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को राइट हैंड साइड ही रखो, फिर C1 C2 का रेशियो लो, तब भी कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? एक मिनट। तो यहां पे बच्चों A1/A2 क्या आया बताओ? A1/A2 क्या आया? क्या आया बच्चों? 3/1/2 आया। अब जल्दी बताओ B1/B2 क्या आया? B1 क्या था? B1/B2, B1 क्या था बच्चों? 2। और B2 क्या था? ये भी 1/2 आया। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाता है, फिर तो मुझे C1/C2 निकाल के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। आओ C1/C2 निकालता हूं। क्या आ रहा है बच्चों? C1 क्या था? -11, और C2 क्या था? -33। आप उधर से रख के भी 11/33 कह देते दोनों को, तब भी रेशियो तो माइनस से माइनस कट गया, 1/3 है। अब देखो, क्या ये वाली सिचुएशन आ रही है जिसपे मैं सर्कल लगा रहा हूं, ग्रीन सर्कल लगाया, ये वाली सिचुएशन अराइज हुई है, या जिसपे मैंने ब्लू सर्कल लगाया है वो वाली हुई है? ध्यान से देखो, ग्रीन वाला। क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है, पर C1/C2 के इक्वल? तो इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लाइनें कहीं कट ही नहीं करेंगी। लाइनें कहीं कट नहीं करेंगी, लाइंस कहीं कट नहीं करेंगी, तो लाइंस क्या होंगी बच्चों? पैरेलल होंगी। लाइंस क्या होंगी बच्चों? पैरेलल होंगी। बोलो, ये बात समझ आई या नहीं आई? तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? नो सॉल्यूशन। अब देखो, हमारे पास अगला कंसेप्ट क्या है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो देखिए, 3x प्लस 7y इक्वल टू 14, फर्स्ट। दूसरा, 9x प्लस 21y इक्वल टू 42, दूसरा। तो यहां पे मुझे ये बताइए, A1/A2 क्या आया बच्चों? अब A1 क्या है बोलो? 3। A2 क्या है बोलो? 9। 3/9 क्या हुआ? 1/, ये किसकी वैल्यू आई? और B1/B2 क्या आया बच्चों? 7/21, ये 1/3 आया। ये किसकी वैल्यू आई? B1/। अब C1/C2, कई बच्चे कहते हैं सर दोनों को इधर लेके आओ, वो भी कर सकते हो, या दोनों को राइट हैंड साइड भी पड़े रहने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही पड़ेगी। अब C1/C2 भी क्या आ रहा है? अब देखो, क्या आपकी ये ऑरेंज सर्कल वाली कंडीशन अराइज हुई है, या फिर ये ब्लू सर्कल वाली कंडीशन अराइज? क्या हुआ? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब लाइंस क्या होंगी बेटा? कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड मतलब वो सिंगल लाइन ही है, वो एक ही लाइन की इक्वेशन है। ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखो बेटा, पहली इक्वेशन को, क्या है पहली इक्वेशन? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 14। और अगर आप सेकंड को देखो तो सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं है, इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करके ही तो बनाई गई है। 3 3 जा 3 7 जा 3 इंटू 14 42। तो वो एक धोखा ही है बस, और कुछ नहीं है, चीज वही है। तो एक सिंगल लाइन ही है,
तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि लाइंस क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है तो वो सिंगल ही लाइन, मतलब उस पे जो हर एक पॉइंट होगा, उस पे जो हर एक पॉइंट होगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बोलो ये बात आ गई समझ। और कंसिस्टेंट तो है ही, क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ड का मैंने आज क्या मतलब बताया, कम से कम एक सॉल्यूशन होना। तो यूनिक सॉल्यूशन भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी क्या होता है, लेकिन फर्क क्या होता है बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला कौन सा कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और यूनिक सॉल्यूशन वाला कौन सा कंसिस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बोलो ये बेसिक बातें समझ आई या नहीं आई। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे पहले मैं आपको इस चीज को फिर से रिवाइज करा देता हूं। इस टेबल को एक बार ध्यान से देखना है, अगर ये टेबल समझ आएगी तभी आप ध्यान कर पाएंगे। एग्जाम में कभी ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लाइनें ग्राफ पे कट करके दिखा रखी हो और चार ऑप्शन दे रखी हो, एक ऑप्शन ये दे रखी हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और नन। तो इन इसको देख के आप क्या लगा के आओगे कि भाई लाइनें कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, A1 बाय A2, ठीक है। और सेकंड में बेटा लाइनें कहीं भी कट नहीं कर रही, लाइनें क्या है, पैरेलल है। लाइनें क्या है बेटा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। और इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन ना होना। और लास्ट क्या है, लास्ट क्या है बच्चों, A1 बाय A2 B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस बात का मतलब क्या है, लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और उस बात को हम और क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो ये, इस बात पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। ये मैंने बेसिक बताया और इसको मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया, और ये बोर्ड के एग्जाम में 100% आती है चीज, हर साल आ रही है, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो क्वेश्चन बन के आए, ठीक है। और कई बार घुमा फिरा के दे देते हैं बहुत ज्यादा, तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मैंने वो सारी घुमा फिरा के जितने भी है ना, सब वो सारी चीजें वो बेसिक में कवर करी है अभी। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर ना जितने टफ से टफ क्वेश्चन है, जितने टफ से टफ क्वेश्चन, मतलब लेवल हाई कैट लेवल तक के क्वेश्चन भी रिकॉर्ड करें, तो वो भी आपको भेज दूंगा। लेकिन स्टार्ट हम बेसिक क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है जी।